आज का टॉपिक है हमारा इतिहास और नागरिक जीवन। आइए जानते हैं इतिहास के बारे में। कैसे पता करें कब क्या हुआ था। इतिहास जानने के स्रोत। हजारों वर्ष पहले के लोगों के बारे में जानना हो तो उसके बारे में जानने के लिए हमें इतिहास के अध्ययन करते हैं। इतिहास अतीत से प्राप्त तथ्यों के साक्ष्यों के आधार पर बीते समय की जानकारी देते हैं। इतिहास अतीत में एक ऐसा भी युग था जब लोग लिखना नहीं जानते थे। उन लोगों के जीवन के विषय में हमें जानकारी उनके द्वारा छोड़ी गई वस्तुओं जैसे मिट्टी के बर्तन, खिलौनों, हथियारों तथा औजारों द्वारा मिलती है। प्राय इन वस्तुओं को पुरातत्ववेत्ता जमीन के अंदर से खोदकर प्राप्त करते हैं। ये वस्तुएं ऐतिहासिक जानकारी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। उपलब्ध सामग्रियों के आधार पर इतिहासकारों ने अतीत के 3 भागों में बांटा है। वह उस समय जिसके लिए कोई भी लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं थी उसे कहते हैं पूर्व पार्क या ऐतिहासिक काल। जिसमें कोई लिखित सामग्री नहीं थी तो वो कहलाता है ऐतिहासिक काल। वह समय जिससे संबंधित लिखित साक्ष्य प्राप्त तो है किंतु उसे पढ़ा नहीं जा सकता। उसे आद ऐतिहासिक काल कहते हैं। जो लिखित है लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सकता तो उसे कहते हैं आद ऐतिहासिक काल। इसी प्रकार जिस काल समय के विषय में लिखित सामग्री की जानकारी मिलती है एवं उसे पढ़ा भी जा सकता है उस काल को समय को कहते हैं ऐतिहासिक काल। पुरातत्व। प्राचीन काल में मानव द्वारा प्रयोगों में लाई वस्तुओं को निर्मित मंदिरों एवं इमारतों आदि के अवशेषों का अध्ययन पुरातत्व कहलाता है। इनका अध्ययन करने वाले पुरातत्ववेत्ता कहलाते हैं। इसकी कुछ जरूरी बातें जैसे ताड़पत्र, ताड़ के पेड़ के चौड़े पत्ते, भोजपत्र, भुज नामक पेड़ की छाल, ताम्रपत्र, तांबे के पतले एवं चपटे टुकड़े, स्तंभ लेख, पत्थरों स्तंभों पर लिखे लेख, शिलालेख, पत्थरों की चट्टानों पर लिखे लेख। प्राचीन काल में मानव ने जब लिखना शुरू किया तब उसे कागज का ज्ञान नहीं था। वह अपने लेखों को ताड़पत्रों, भोजपत्रों और ताम्रपत्रों पर लिखता था। कभी किसी लेख बड़ी शिलाओं, स्तंभ, पत्थरों की दीवारों या पत्थर के छोटे छोटे फलकों के टुकड़ों पर भी लिखे जाते थे। आरंभ में मानव ने अपनी भावनाओं को चित्रों के माध्यम से इन चीज़ों पर उकेरा। धीरे धीरे ये चित्र संकेतों प्रतीकों में बदलते चले गए और लिपि का आविष्कार हुआ। इसलिए आरंभिक लिपियाँ चित्रात्मक पिक्टोग्राफी दिखाई पड़ती हैं जैसे चीनी लिपि, मिस्र लिपि, सैंधव लिपि आदि। आप जिसे पढ़ रहे हैं इसे देवनागरी लिपि कहते हैं। जो पढ़ा जा सकता है उसे देवनागरी लिपि कहते हैं। यह है रोमन अभिलेख अशोक। पुरातात्विक स्रोत। अभिलेख। यह अशोक के रोमनदेह अभिलेख का अंश है जो लुम्बिनी नेपाल से प्राप्त हुआ। इस अभिलेख में अशोक ने यह घोषणा की कि लुम्बिनी में उपज का 8वां भाग कर के रूप में दिया जाएगा। अशोक के अभिलेख पत्थर पर उत्कीर्ण होने के कारण महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत। रोमनदेह अभिलेख अशोक। इसके कुछ अक्षर पहचान। ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि। अभिलेखों से क्या जाना। सिक्के की मोहरें। इतिहास जानने के स्रोत। पुरातात्विक अभिलेख और सिक्के एवं मोहरें। यह साहित्यिक
धार्मिक धर्मोत्तर विदेशी यात्रियों। प्राप्त सिक्कों से तत्कालीन शासक का नाम तथा उसके समय का पता चलता है। सिक्के की बनावट, उस समय की कला तथा सिक्कों की धातुओं से आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है। गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम को इस सिक्के पर घुड़सवारी करते हुए दिखाया गया है, जिससे हम यह कह सकते हैं कि वह एक अच्छे घुड़सवार थे। ये इस प्रकार सिक्के ऐतिहासिक लेखन के महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ये सिक्का है जिसमें ये घुड़सवारी, एक घोड़े की फ़ोटो और एक रानी की फ़ोटो दिखाई देती है। ये एक अच्छे घुड़सवार थे। इस तरह सिक्कों की से पता चलता है ये कब और कितना पुराना है, इससे पहले क्या स्थिति थी, कैसी नहीं, इनसे सब एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है। हड़प्पा कालीन मोहरें मेसोपोटामिया से मिली हैं। इससे ज्ञात होता है कि हड़प्पा वासियों का व्यापार मेसोपोटामिया इराक से होता था। धोलवीरा हड़प्पा सभ्यता का यह पूरा स्थल गुजरात में स्थित है। यहाँ से हड़प्पा कालीन नगर निर्माण योजना, जल निकास प्रबंध आदि साक्ष्य प्राप्त हुए। सारनाथ स्तूप। सारनाथ उत्तर प्रदेश में स्थित इस स्तूप को धमेक स्तूप का निर्माण मौर्य वंश शासक अशोक ने कराया था। सारनाथ स्तूप का निर्माण किसने किया था? मौर्य वंश शासक अशोक ने कराया था। महात्मा बुद्ध को ने सर्वप्रथम सारनाथ में अपना उपदेश दिया था। साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत क्या है? जैसे ताड़पत्रों, भोजपत्रों, ताम्रपत्रों, चमड़े एवं लकड़ी के पट्टों पर लिखित लेखों के साथ साथ कुछ साहित्यिक ग्रंथों से भी हमें लोगों के रहन सहन, विचारों, खान पान इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है। ये कुछ पुस्तकों के नाम हैं, जैसे धार्मिक साहित्य, वेद, रामायण एवं महाभारत, जैन एवं बौद्ध साहित्य, और धार्मिक साहित्य में अर्थशास्त्र, राजतंगणी। विदेशी यात्रियों के वृत्तांत में है झंडी का यात्रा विवरण के उपयोगी यात्रा विवरण CU की, जिसमें इनके लेखक ने इसमें काल का विवरण भी बताया गया है। वेद, इसमें काल का विवरण है वैदिक कालीन विवरण। रामायण एवं महाभारत, इसके लेखक हैं वाल्मीकि एवं वेद व्यास, और इसका विवरण है महाकाव्य कालीन समाज के विषय में। और अगली बुक है जैन एवं बौद्ध साहित्य जातक कथा, जिसका काल में विवरण होता है 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति। फिर आते हैं धर्म साहित्य, जिसमें अर्थशास्त्र, इसके लेखक हैं कौटिल्य चाणक्य, जिसमें काल का विवरण किया गया है मौर्य कालीन समाज की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक स्थिति। फिर अगली बुक है राजतंगणी, इसके लेखक हैं कल्हड़, जिसका विवरण किया गया है कश्मीर की 11वीं व 12वीं शताब्दी के इतिहास का विवरण। फिर है विदेशी यात्रियों का वृत्तांत, इंडिका, जिसके लेखक हैं मेगास्थनीज, यूनानी राजदूत, जिसमें काल का विवरण हुआ है चंद्रगुप्त मौर्य कालीन समाज के झलक देखने को मिलती है यहाँ पे। फिर है 7वीं बुक यात्रा विवरण फोक्यू की, जिसे इसके लेखक हैं फायान चीनी यात्री, इसे फायान चीनी यात्रियों में दर्शाया था, जिसका काल में विवरण हुआ था गुप्त काल में संबंधित। नंबर 8, यह है यात्रा विवरण CU की, जिसके लेखक हैं श्वेन त्सांग ह्वेन-त्सांग। इसमें का काल का विवरण है हर्षवर्धन ने शासक काल का विवरण किया था। इस प्रकार पुरातात्विक, साहित्यिक दोनों स्रोतों से हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है।
विदेशी यात्रियों के विवरण से भी हमें तत्कालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। प्राप्त स्रोतों की सहायता से ही इतिहासकार पुरातात्विक अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं। इतिहासकार इन्हीं स्रोतों के अतीत की कृषि, पशुपालन, कामगार, शिल्प काम, धंधे, व्यापार, नापतोल, लेन देन, कर आदि के आधार पर आर्थिक स्थिति का वर्णन करते हैं। घर परिवार, स्त्री की स्थिति, शिक्षा, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, मनोरंजन, त्योहार, मेले आदि के आधार पर सामाजिक तथा राजा प्रजा प्रशासन और सुरक्षा व सैन्य व्यवस्था के आधार पर राजनीतिक स्थिति की जानकारी प्रदान करते हैं। इस प्रकार कला, आचार विचार, ज्ञान विज्ञान की मान्यताएं, धार्मिक विश्वास, देवी देवता, पूजा पाठ एवं परंपराओं के आधार पर धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थिति का वर्णन किया गया है। इतिहास में हमें मानव की संस्कृति, उनके धर्म और उनकी सामाजिक व्यवस्था को जानने में और समझने में सहायता करता है। इतिहास का अध्ययन अतीत की घटनाओं से वर्तमान और भविष्य के सबक लेना सिखाता है। इतिहास में हमें यह भी सिखाता है कि हम उन बातों का अनुसरण कैसे करें जिनसे समरसता और शांति को बढ़ावा मिल सके। कौन पहले कौन बाद में। जब पुरातात्विद किसी स्थान में की खुदाई करते हैं तो वे कैसे समझ में आते हैं कौन से स्तर के पहले और कौन से स्तर के बाद में। इस चित्र को देखिए, स्तर 2 स्तर 3 को देखिए, कौन सा ज़्यादा पुराना है और कौन सा नहीं। किसी पूरे स्थल में कई बस्तियों के अवशेष मिल सकते हैं। आमतौर पर लोग जहाँ रहते हैं घर टूटने पर दोबारा वहीं घर बना लेते हैं। टूटे फूटे सामान और कूड़ा करकट घरों के आसपास जमा होते रहते हैं। इन कारणों से बस्ती की जमीन धीरे धीरे ऊंची होती रहती है और सैकड़ों साल के बाद वहाँ एक टीला बन जाता है। इसलिए जब टीले की खुदाई की जाती है तो उसका सबसे निचला स्तर सबसे पुराना होता है और उसके बाद में स्तर बाद के युगों के होते हैं। इतिहास में तिथियाँ। इतिहास में कुछ तिथियाँ ईसा पूर्व में होती हैं और कुछ ईस्वी में। ईसा पूर्व का तात्पर्य ईसा मसीह है, ईसाई धर्म के प्रवर्तक के जन्म से पहले का समय। इसे अंग्रेजी में BC अर्थात बिफोर क्राइस्ट लिखते हैं। इसी प्रकार ईस्वी को अंग्रेजी में AD लिखा जाता है। AD लैटिन भाषा के 2 शब्द एनो और डोमिनो से बना है। AD का मतलब ईसा मसीह का जन्म वर्ष अर्थात ईसा मसीह के जन्म के बाद तिथि में हम ईस्वी या AD का प्रयोग करते हैं। अभिलेख पत्थर अथवा धातु जैसी कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए लेख के होते थे। स्तूप का शाब्दिक अर्थ है टीला। प्राय सभी स्तूपों के अंदर एक डिब्बे में महात्मा बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष जैसे दांत, हड्डी, राख या उनके द्वारा प्रयोग में लाई सामग्री, पत्थर अथवा सिक्के रखे रहते हैं। पूरा स्थल यह स्थान जहाँ की खुदाई औजार, बर्तन एवं इमारतों के अवशेष मिलते हैं। पूरा स्थल जल स्रोतों जैसे नदी, तालाब, झील एवं समुद्र के किनारे पाए जाते हैं।